हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं सामाजिक विज्ञान का 8वां पाठ का पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे संविधान के जो दस्तावेज बनाए गए हैं। खास करके पहला पढ़ा था लिखित दस्तावेज, जो ब्रिटेन और इजराइल को छोड़कर भारत सहित दूसरे विश्व के देशों का संविधान लिखित रूप में है। भारत की सामाजिक, भौगोलिक और वैविध्यपूर्ण परिस्थिति तथा पूर्व इतिहास को ध्यान में रखते हुए भारत में संविधान सभा ने भारत के लिए एक लिखित संविधान का रूप निश्चित किया है। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग संविधान का आकार। संविधान किस आकार में है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत का संविधान 22 भागों में विभाजित है, यानी बांटा गया है। 395 अनुच्छेदों, आर्टिकल्स तथा 8 परिशिष्टों, वर्तमान यानी अभी में 12 परिशिष्टों का समावेश किया गया है। मतलब 8 थे, 4 और जोड़ दिए गए हैं। इस संविधान में केंद्र तथा राज्यों की शासन व्यवस्था तथा उनके आंतरिक संबंध, लोगों के मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग तथा समाज के वंचित यानी समाज से बाकी रह गए समूहों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके कारण हमारा संविधान विश्व के दूसरे संविधानों की अपेक्षा यानी तुलना में विशाल यानी बहुत बड़ा, विस्तार तथा ब्यौरेवार है। करें, भारत का संविधान 22 भागों में बांटा गया है। 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स, 8 परिशिष्ट अभी के समय में 12 हो गए हैं, 4 और समाहित किए गए हैं उसमें। इस संविधान के केंद्र तथा राज्यों की शासन व्यवस्था, उनके आंतरिक संबंध, लोगों के मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग तथा समाज में बाकी रह गए समूहों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके कारण हमारा संविधान विश्व के दूसरे लिखे गए संविधानों की तुलना में बहुत बड़ा, विस्तृत और ब्यौरेवार है। आगे हम लोग पढ़ते हैं तीसरा, एकल नागरिकता। एकल यानी एक नागरिकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, अर्थात पहली नागरिकता यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए की तथा दूसरी वह जिस राज्य में वो निवास करता है उस राज्य की नागरिकता। जबकि हम भारत के किसी भी राज्य में निवास करते हों यानी रहते हों, हमें एक ही नागरिकता प्राप्त है, वह है भारतीय नागरिकता। हमारे यहाँ राज्य की नागरिकता का कोई प्रावधान यानी नियम नहीं है। भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर और कश्मीर के नागरिकों को ही दोहरी यानी 2 नागरिकता प्राप्त है, एक भारत का तथा दूसरी जम्मू कश्मीर राज्य की। कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे देश में 2 नागरिकता प्राप्त है, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए की और दूसरा जिस राज्य अमेरिका के जिस राज्य में जो व्यक्ति निवास करता है उसकी दूसरी नागरिकता उसे प्राप्त होती है। लेकिन हमारे देश में कोई भी किसी भी राज्य में निवास करता हो यानी रहता हो, उसे एक ही नागरिकता प्राप्त है, खाली भारत की नागरिकता। भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता प्राप्त है, एक भारत की, दूसरा जम्मू कश्मीर राज्य की। आगे हम लोग पढ़ेंगे चौथा, मजबूत केंद्र वाला समवाय तंत्र। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कहीं पर भी समवाय तंत्र यानी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट है। इस प्रकार भारत एक संघीय राज्य है। संघ शब्द द्वारा भारत में संघ, केंद्र तथा इकाई राज्यों के बीच कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सके। ऐसी अस्थायी संबंधों का लिखित रूप में संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया यानी लिखा गया है। इकाई राज्यों को संघ केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ सरकार को अनेक महत्वपूर्ण सत्ताएं यानी अधिकार प्रदान की गई हैं। समवाय तंत्र में
केंद्र सरकार तथा प्रदेशों की राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यानी शासन का स्पष्ट यानी साफ साफ विभाजन यानी बंटवारा किया गया है, जिससे राज्य सरकार अपने प्रदेश में अपने कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण कर सके। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए सत्ता विभाजन के अनुसार दोनों अपनी सत्ता का उपभोग करते हैं, उसका लाभ लेते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में तटस्थ, निष्पक्ष तथा स्वतंत्र न्यायतंत्र की व्यवस्था की गई है, जो केंद्र तथा राज्यों के बीच सत्ता और कार्य विभाजन को लेकर उत्पन्न किसी भी विवाद यानी मतभेद, लड़ाई झगड़े के विषय में संदर्भ यानी विषय में संविधान का अर्थघटन करके यानी जांच करके विवाद यानी लड़ाई झगड़े का समाधान यानी हल करता है। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान यानी कानून में कहीं पर भी समवाय तंत्र फेडरल यानी बदलाव शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट है। इस प्रकार भारत एक संघीय राज्य है। सभी राज्यों को मिलाकर एक देश का निर्माण किया गया है। संघ शब्द द्वारा भारत में संघ, केंद्र तथा इकाई राज्यों के बीच कभी भी कोई बदलाव नहीं किया जा सके। ये अस्थायी संबंधों का लिखित रूप में संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, लिखा गया है। इकाई राज्यों को संघ केंद्र से अलग होने का यानी दूसरे कोई भी राज्य अगर चाहे कि भारत से अलग हो जाए तो उसको ये अधिकार नहीं दिया गया है। संघ सरकार को अनेक महत्वपूर्ण सत्ताएं यानी अधिकार दी गई हैं। समवाय तंत्र में केंद्र सरकार तथा प्रदेश की राज्य सरकारों के बीच सत्ता का साफ रूप से बंटवारा किया गया है, जिससे राज्य सरकार अपने प्रदेश में अपने कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखकर कानूनों की रचना कर सकता है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए बंटवारे के अनुसार दोनों अपनी सत्ता यानी अपने अधिकार का उपभोग कर सकते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में तटस्थ, निष्पक्ष तथा स्वतंत्र न्यायतंत्र की व्यवस्था की गई है, जो केंद्र तथा राज्यों के बीच सत्ता यानी शासन और कार्य के बंटवारा को लेकर अगर किसी प्रकार का विवाद यानी लड़ाई झगड़ा मतभेद पैदा होता है तो इस विषय में संविधान उसका जांच पड़ताल करके उस समस्या का हल निकालता है। आगे पढ़ते हैं। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का स्पष्ट और विस्तृत विभाजन किया गया है, जिसके लिए संविधान में 3 सूचियां बनाई गई है। कह रहे हैं कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शासन का साफ साफ विभाजन किया गया है बहुत बड़े रूप में, जिसके लिए संविधान में 3 तरह की सूचियां बनाई गई है। पहला है संघ केंद्र सूची। संघ यानी केंद्र सरकार की सूची, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संघ सूची में कुल 97 विषयों का समावेश किया गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद संघ सरकार को प्राप्त है। राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे संरक्षण, विदेशी मामले, परमाणु शक्ति, वित्त, बीमा, बैंकिंग, डाक, तार, रेलवे आदि क्षेत्रों पर केंद्र सरकार का अधिकार है। कह रहे संघ सूची में 97 विषय का समावेश किया गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सरकार को मिला है। जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे हैं संरक्षण, विदेशी मामले, परमाणु शक्ति, वित्त, बीमा, बैंकिंग, डाक, तार, रेलवे आदि दूसरे क्षेत्रों पर खाली केंद्र सरकार का ही अधिकार रहेगा। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में इनमें कुल 66 विषयों का समावेश किया गया है, जिन पर कानून बनाने की संपूर्ण यानी पूरी तरह अधिकार राज्यों की विधानसभाओं को प्राप्त है। कानून और व्यवस्था, शिक्षा, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, जमीन, आंतरिक व्यापार और वाणिज्य यानी व्यवसाय विषयक सेवाओं आदि का समावेश राज्य सूची में किया गया है। अगर केंद्र को ऐसे लगे कि किसी राज्य में कानून और व्यवस्था भंग हो रही यानी टूट रही है, पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो उस राज्य की सहमति यानी मंजूरी अथवा सहमति के विरुद्ध यानी उसके मंजूरी के खिलाफ भी
केंद्र उस राज्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को भेज सकता है। करें राज्य सूची में कुल 66 विषयों का समावेश किया गया है जिन पर कानून बनाने की पूरी तरह से अधिकार राज्यों की विधानसभाओं को मिला है। कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, जमीन, आंतरिक व्यापार और व्यवसाय जैसे विषय, सेवाओं आदि का समावेश राज्य सूची में किया गया है। लेकिन अगर केंद्र सरकार को ऐसा लग रहा है कि कोई भी राज्य कानून की व्यवस्था को तोड़ रहा है, उसका पालन सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसकी सहमति से या उसकी असहमति के खिलाफ उस केंद्र उस राज्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को उसके खिलाफ भेज सकता है। तीसरा है संयुक्त समवर्ती सूची। संयुक्त सूची में कुल 47 विषयों का समावेश किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। लेकिन जब भी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून के कारण दोनों के बीच विवाद या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस समय केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोपरि यानी प्रथम माना जाता है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था में संयुक्त समवर्ती सूची के विषयों के संदर्भ में केंद्र संघ को विशेष यानी खास सत्ता यानी अधिकार सौंपी गई है। इस सूची में दीवानी और फौजदारी मामले, विवाह, तलाक तथा भरण पोषण, शिक्षा, आर्थिक आयोजन, व्यापारी संघ आदि का समावेश किया गया है। करें तीसरा संयुक्त समवर्ती सूची है। इस संयुक्त सूची में 47 विषयों का समावेश किया गया है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून किसी कारणवश दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस समय केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होगा। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था में संयुक्त समवर्ती सूची के विषयों के संदर्भ में केंद्र संघ को विशेष सत्ता मिली है। इस सूची में दीवानी और फौजदारी मामले, विवाह, तलाक, भरण पोषण, शिक्षा, आर्थिक आयोजन, व्यापारी संघ आदि विषयों का समावेश किया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है शेष सत्ताएं यानी खास अधिकार। जिन विषयों के संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सका, ऐसे विषयों का समावेश शेष सत्ता में किया गया है। इन अतिरिक्त विषयों अथवा शेष सत्ता में शामिल विषयों पर कानून का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करने की संपूर्ण यानी पूरी तरह से सत्ता केंद्र सरकार संसद को प्राप्त है। शेष सत्ताएं यानी बचे हुए अधिकार जिन विषयों के संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों के बीच शासन का यानी बंटवारा नहीं किया गया है सत्ता का, ऐसे विषयों का समावेश शेष सत्ता में किया गया। इसके अलावा विषयों अथवा शेष सत्ता में शामिल विषयों पर कानून का निर्माण करना या उसमें बदलाव करने की पूरी तरह से अधिकार केंद्र सरकार यानी संसद को मिला है, प्राप्त है। आगे पढ़ते हैं। भारत में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय साधनों का भी विभाजन किया गया है। उत्पाद शुल्क, आयात निर्यात कर, आयात आदि अधिक आय प्राप्त करने वाले टैक्स को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को, जबकि विक्रय कर, मनोरंजन कर, राजस्व शिक्षण कर जैसे कम आय वाले करों को लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान किया गया है। इसलिए राज्यों को केंद्र से अनुदान यानी दान के रूप में मिले पैसे के रूप में प्राप्त होने वाली सहायता पर आधार रखना पड़ता है, आश्रित रहना पड़ता है। रखना यानी आश्रित रहना पड़ता है। करें कि भारत में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच जो आय के साधन है उस पर भी बंटवारा किया गया है। उत्पाद शुल्क, आयात निर्यात कर, आयकर आदि अधिक आय प्राप्त करने वाले करों को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, जबकि विक्रय कर, मनोरंजन कर, राजस्व शिक्षण कर जैसे कम आय वाले
करों को लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। इसलिए राज्यों को केंद्र से मिले अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली सहायता के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे आपातकाल के दौरान एक तंत्रीय व्यवस्था। आपातकाल यानी जो घटनाएं घटती है उससे संबंधित उस समय एक व्यवस्था हो जाती है खाली केंद्र सरकार की, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। पहला, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र सेनाओं द्वारा विद्रोह की परिस्थिति में जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। कह रहे हैं पहला, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र सेनाओं द्वारा विद्रोह करने की जब परिस्थिति हो जाएगी, ऐसी स्थिति में राष्ट्र को सुरक्षा लगेगा कि राष्ट्र खतरे में है, राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। दूसरा है, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग हो रही हो अथवा संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य सरकार प्रशासन न कर रही हो तो केंद्र सरकार संवैधानिक आपातकाल घोषित कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। दूसरा है कि राज्य में कानून और व्यवस्था का जो तरीका है वो तोड़ा जा रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा है अथवा कानून में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसके अनुसार राज्य सरकार शासन नहीं कर रही है, तो ढंग से राज्य को नहीं चला रही है, तो इस स्थिति में केंद्र सरकार संवैधानिक आपातकाल घोषित कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। तीसरा है, सतत मूल्य वृद्धि के कारण देश की अर्थव्यवस्था तेजी से कमज़ोर होने लगती है, उस समय देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। कह रहे हैं कि तीसरा है, अगर लगातार खर्चे अधिक बढ़ते जा रहे हैं, देश में अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है, तो उस समय देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार तीनों आपातकालीन परिस्थिति में हमारी संघीय शासन व्यवस्था संपूर्ण रूप से एक तंत्रीय व्यवस्था में बदल जाती है। आपातकाल लागू रहने तक संघीय शासन व्यवस्था चलती है। कह रहे हैं इस प्रकार तीनों आपातकालीन स्थिति में हमारी खाली केंद्र सरकार व्यवस्था पूर्ण रूप से काम करती है कि पूरे राष्ट्र स्तर पर वही काम करती है। आपातकाल लागू रहने तक केंद्र सरकार की ही शासन चलता है पूरे देश में। आगे हम लोग पढ़ते हैं, है संसदीय शासन पद्धति यानी तरीका। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से लोकसभा की रचना होती है। लोकतंत्र में लोकसभा ही वास्तविक सत्ता यानी शासन होती है। संसद के 2 सदन हैं, ऊपरी सदन राज्यसभा तथा निचला सदन लोकसभा। संसद सदस्यों में से मंत्रिमंडल की रचना होती है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदार यानी जिम्मेदार होता है। मंत्रिमंडल को जब तक लोकसभा में विश्वास मत यानी सहमति प्राप्त होता है तभी तक वह सत्ता यानी शासन पर रह सकता है। संसदीय सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। मंत्रिमंडल द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। करें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को से लोकसभा की निर्माण की जाती है। लोकतंत्र में लोकसभा ही वास्तविक शासन होती है। संसद के 2 सदन होते हैं, ऊपरी सदन राज्यसभा तथा निचला सदन लोकसभा। संसद सदस्य में से ही मंत्रिमंडल की रचना की जाती है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। मंत्रिमंडल को जब तक लोकसभा में विश्वास मत यानी सहमति प्राप्त होता है तभी तक वह शासन कर सकता है। संसदीय सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है और मंत्रिमंडल द्वारा अनेक महत्वपूर्ण यानी जरूरी फैसले लिए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, केंद्र में प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से तथा राज्यों का प्रशासन राज्यपाल गवर्नर के नाम से चलता है, लेकिन वास्तविक सत्ता का उपभोग केंद्र में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तथा राज्यों में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है।
राज्य का मंत्रिमंडल राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदार होता है। लोकसभा अस्थायी सदन यानी अस्थायी नहीं है। इसकी रचना 5 वर्ष के लिए की जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व यानी संचालन करता है। राज्यसभा में विविध क्षेत्रों में के विशेषज्ञ अनुभवी ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत यानी नामांकित करता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, उसके 1/3 यानी जैसे 3 लोग हैं तो उसमें से 2 लोग ऐसे सदस्य हर दूसरे वर्ष निवृत्त होते हैं और उतने ही नए सदस्य का चुनाव यानी चयन होता है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की सत्ताएं यानी अधिकार कम हैं, जबकि लोकसभा की सत्ताएं महत्वपूर्ण, सर्वोपरि यानी प्रथम तथा निर्णायक यानी मान्य है। इसमें बता रहे हैं कि केंद्र में शासन राष्ट्रपति के नाम पर तथा राज्यों का शासन राज्यपाल गवर्नर के नाम से चलता है, लेकिन वास्तविक में उसका उपयोग केंद्र में प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल और लोकसभा में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। उस सत्ता का उपयोग राज्य का मंत्रिमंडल राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदार यानी जिम्मेदार होता है। लोकसभा अस्थायी सदन है, इसकी रचना हर 5 वर्ष बाद की जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है, उस राज्य का संचालन करता है। राज्यसभा में विविध अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ अनुभवी ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनता है, नामांकित करता है। राज्यसभा अस्थायी सदस्य है, उसके 2/3 यानी 3 लोग हैं तो 2 लोगों जैसे ऐसे सदस्य 2 भाग के जैसे सदस्यों को हर दूसरे वर्ष सेवा मुक्त करता है और उतने ही नए सदस्यों का चुनाव करता है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्य करने का समय 6 वर्ष होता है। लोकसभा के बराबरी में राज्यसभा की अधिकार कम है, जबकि लोकसभा की सत्ताएं महत्वपूर्ण, सर्वोपरि है और उसका निर्णय मान्य होता है। आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुग्रथित न्यायतंत्र। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष, संलग्न तथा सुग्रथित न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, बीच में अर्थात राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा निचले स्तर पर जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, इसके उपरांत यानी बाद में विशेष न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होता है यानी मानना पड़ता है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक मामलों या किसी कानून के नियम से संबंधित उत्पन्न हुए विवाद यानी समस्या को हल करने की अंतिम सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायपालिका न्याय कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करती है। इसमें कह रहे हैं कि संवैधानिक व्यवस्थाओं, संविधान में बनाए गए व्यवस्थाओं के अनुसार भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष, संलग्न तथा सुग्रथित न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा निचले जिला स्तर पर जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, उसके बाद दूसरे विशेष न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के सभी न्यायालयों को मानना पड़ता है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच कानून, संवैधानिक मामलों पर या किसी कानून के अर्थघटन नियम के संबंधित कोई विवाद को हल करने के लिए अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को मिलता है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, कार्यपालिका पर उसका कोई दबाव नहीं होता है।
संविधान के सुरक्षा के रूप में न्यायपालिका नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा यानी रक्षा करती है। आगे पढ़ते हैं। 8वां है संविधान संशोधक उपबंध यानी प्रावधान। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय संविधान विश्व के दूसरे देशों के संविधान की तुलना में परिवर्तनशील है। समय और संयोगों के अनुसार समय समय पर संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। संविधान में सुधार से संबंधित धाराओं को 3 भागों में बांटा गया है। कह रहे हैं कि भारत संविधान विश्व के दूसरे संविधानों के तुलना में बराबरी में परिवर्तनशील है। भारत के संविधान में परिवर्तन होता है। भारत समय और संयोगों के अनुसार समय समय पर भारत में बनाए गए संविधान कानून में परिवर्तन की जाती है आवश्यकता पड़ने पर। और संविधान में सुधार से संबंधित धाराओं को 3 भागों में बांटा गया है। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है कुछ परिस्थितियों में संसद में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत में से सुधार किया जा सकता है। कहने की संसद में कुछ परिस्थितियों में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमति यानी सहमति से सुधार किया जा सकता है। दूसरा है कुछ परिस्थितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की बहुमति तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 यानी 2/3 जिसे 1 का 3 भाग ऐसे सदस्यों की स्पष्ट बहुमति द्वारा संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। करें कुछ परिस्थिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की बहुमति अधिक से अधिक सहमति तथा उनकी उपस्थिति मौजूदगी और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 3 भाग इतने सदस्यों की साफ बहुमति द्वारा संविधान में परिवर्तन बदलाव किया जा सकता है। तीसरा है संविधान के कुछ भाग में सुधार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बहुमति उसी प्रकार उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक है। करे तीसरा है संविधान के कुछ भाग में सुधार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की अधिक से अधिक सहमति उसी प्रकार उनकी उपस्थिति तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 यानी 3 भाग बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं की मंजूरी आवश्यक है। आगे पढ़ते हैं। यदि केंद्र तथा राज्यों के आंतरिक संबंध या उच्च न्यायालय के स्वरूप में परिवर्तन करना हो तो आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति यानी मंजूरी आवश्यक है। न्यायालय के फैसले के आधार पर भी संविधान में सुधार किया जाता है। संविधान के मूलभूत स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कुछ मामले में संसद के सामान्य बहुमति से किए जाने वाले परिवर्तन के कारण भारतीय संविधान परिवर्तनशील तथा लचीला यानी झुका हुआ नरम माना जाता है। लेकिन कुछ विशेष मामलों में संविधान में सुधार नहीं किया जा सकता। राज्यों की स्वीकृति के बिना संशोधन यानी सुधार संभव न होने के कारण हमारा संविधान दृढ़ यानी मजबूत है। यद्यपि दोनों का मिश्रण भारतीय संविधान का सर्वप्रमुख लक्षण यानी गुण है। करें यदि केंद्र तथा राज्यों के आंतरिक संबंध या उच्च न्यायालय के रूप में परिवर्तन करना हो तो आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी आवश्यक है। न्यायालय के फैसले निर्णय के आधार पर भी संविधान में सुधार किया जा सकता है। संविधान के मूलभूत स्वरूप में कोई परिवर्तन बदलाव नहीं किया जा सकता है। कुछ मामलों में संसद के सामान्य बहुमति से किए जाने वाले बदलाव के कारण भारतीय संविधान परिवर्तनशील तथा लचीला माना जाता है। लेकिन कुछ विशेष मामलों में संविधान में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। राज्यों की मंजूरी के बिना सुधार संभव न होने के कारण हमारा संविधान मजबूत है। यद्यपि दोनों का मिश्रण भारतीय संविधान का सर्वप्रमुख यानी प्रथम लक्षण है, गुण है। आगे पढ़ते हैं। 9वां है सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार। इस विषय पर हमने आगे विस्तृत चर्चा की है। भारत में संविधान के द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को बिना
किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आय, संप्रदाय, संपत्ति, जन्म स्थान आदि के भेदभाव के बिना स्वतंत्र रूप से समान मत देने का अधिकार वास्तव में एक प्रगतिशील तथा साहसपूर्ण कदम है। मत देने के अधिकार के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को मतदान द्वारा अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनने का अधिकार है। चुनावों में दिनों दिन युवा मतदाताओं की बढ़ती संख्या, जागृति, उत्साह, मतदान जागृति के कारण मतदान प्रमाण में वृद्धि, इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्रों में युवाओं की सक्रियता, यह लोकतंत्र की परिपक्वता यानी निपुणता तथा सफलता की निशानी यानी पहचान है। करें इस विषय में पहले ही हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा, जानकारी प्राप्त की। भारत में संविधान के द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लिंग का हो, संप्रदाय का हो, कितना भी उसके पास संपत्ति कम ज़्यादा हो, जन्म कहीं भी हुआ हो, बिना किसी भेदभाव के उसको स्वतंत्र रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त है। इस कारण से वास्तव में एक प्रगतिशील तथा साहसपूर्ण कदम है। मत देने के अधिकार के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को मतदान के द्वारा अपना मनपसंद उम्मीदवार यानी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। चुनाव में दिनों दिन नौजवान मतदाताओं की बढ़ती जनसंख्या, जागृति, उनका उत्साह, मतदान जागृति के कारण मतदान करने का जो संख्या है उसमें विकास हुआ है, वृद्धि हुई है। इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं की सक्रियता यानी कार्यशीलता, यह लोकतंत्र की निपुणता तथा सफलता का पहचान है। आगे पढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता, असंप्रदायिकता। प्रस्तावना में हमने इस विषय पर विस्तृत चर्चा की है। भारतीय संविधान में सर्वधर्म समभाव तथा सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव को स्वीकार किया गया है। राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहन यानी बढ़ावा या उसका समर्थन नहीं करता है। राज्य का अपना कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। इस मामले में राज्य तटस्थ यानी निष्पक्ष है। भारतीय संविधान सांप्रदायिक पक्षपात अथवा धार्मिक मामलों से दूर है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। संविधान में सभी धर्म के अनुयायियों को अपने पसंद के अनुसार धार्मिक मान्यता, श्रद्धा तथा आस्था के अनुसार धर्म का पालन करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उनके विशेषाधिकार तथा सुविधाएं प्रदान की गई हैं। मार्गदर्शक सिद्धांतों के समान नागरिक कानूनों का समावेश भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। करे प्रस्तावना में हमने इस विषय पर लंबी जानकारी प्राप्त की है। इस भारतीय संविधान में सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखने को माना गया है, स्वीकार करने को कहा गया है। राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा या उसका समर्थन नहीं करता है। राज्य का अपना कोई धर्म, संप्रदाय यानी जाति नहीं है। इस मामले में राज्य निष्पक्ष होकर भारतीय संविधान सांप्रदायिक पक्षपात अथवा धार्मिक मामलों से दूर है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। संविधान में सभी धर्मों के अनुयायियों को यानी शिष्यों को अपने पसंद के अनुसार धार्मिक मान्यता, श्रद्धा अथवा आस्था के अनुसार अपने धर्म का पालन करना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसकी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को खास विशेष अधिकार दिया गया और उन्हें अनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। मार्गदर्शक सिद्धांतों के समान नागरिक कानूनों का समावेश भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। आगे पढ़ते हैं। 11वां है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संविधान का एक विशिष्ट यानी खास लक्षण यानी गुण है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र में के अधीन जो कार्य या प्रशासन किया जाता है
उस पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदार न्यायालय को सौंपा गया है। संसद की सत्ताओं की अवगणना किए बिना न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास संविधान में किया गया है। संसद अथवा विधानसभाओं द्वारा निर्मित कानूनों तथा अध्यादेशों, प्रशासनिक आदेशों, न्यायिक फैसलों तथा संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने की सत्ता यानी अधिकार न्यायालय को सौंपी गई है। अगर न्यायालय को विश्वास हो गया कि बनाए गए कानून, संशोधन तथा जारी किए गए अध्यादेश यानी आदेश संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के साथ सुसंगत नहीं है यानी उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। इसमें करें कि न्यायिक समीक्षा संविधान एक प्रकार का खास गुण है, पहचान है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र के अधीन जो कार्य या शासन किया जाता है उस पर देखरेख करने की जिम्मेदारी न्यायालय को दिया गया है। संसद की सत्ताओं की अवगणना यानी नज़रअंदाज किए बिना न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास संविधान में किया गया है। संसद और विधानसभाओं द्वारा निर्मित यानी बनाए गए कानूनों तथा अध्यादेश यानी आदेश जारी किया गया सरकार के द्वारा प्रशासनिक आदेशों, न्यायिक फैसलों तथा संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया है। अगर न्यायालय को यह यकीन हो गया हो कि बनाए गए कानून, संशोधन तथा जारी किए गए आदेशों के संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के साथ ये लोग अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित करके, असंवैधानिक घोषित करके उसे रद्द कर सकता है। आगे है मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। भारत के लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में गौरवपूर्ण जीवन जी सके, इसके लिए संविधान द्वारा लोगों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिकों के सर्वांगीण यानी पूर्ण रूप से विकास के साथ राष्ट्र के विकास के आवश्यक स्वतंत्रताओं की पुष्टि के साथ अधिकार और कर्तव्य, यह लोकतंत्रात्मक समाज की बहुमूल्य पूंजी है, खजाना है। संवैधानिक उपचार का अधिकार तथा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों के लिए सार्वत्रिक अनिवार्य रक्षा के अधिकार का भी संविधान में समावेश किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि भारत के लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में गौरवपूर्ण जीवन जिए, इसके लिए संविधान द्वारा लोगों के मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। नागरिकों के सभी तरह से विकास के साथ राष्ट्र के विकास की आवश्यक स्वतंत्रताओं की पुष्टि के साथ अधिकार और कर्तव्य, यह लोकतंत्र समाज की बहुमूल्य पूंजी है। संवैधानिक उपचार का अधिकार तथा 6 से 14 साल की उम्र के बालकों के लिए सभी तरह से अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का भी संविधान में समाविष्ट किया गया है। आगे पढ़ते हैं। 13वां है राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोगों की रक्षा तथा उनके कल्याण के लिए प्रयत्न करने का कार्य राज्य को सौंपा गया है। राज्यों का प्रशासन तथा नीति के निर्माण में राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत राज्यों को आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं, जिसके कारण इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांत कहा जाता है। करें लोगों की रक्षा और उनके भलाई के लिए किए गए प्रयासों से जो कार्य राज्य को सौंपा गया है, ऐसे राज्यों का शासन तथा उनके नीति के निर्माण में राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत राज्यों को आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं, जिनके कारण इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांत कहा जाता है। 14वां है पिछड़े वर्गों तथा आदिवासी जातियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। समाज के पिछड़े वर्गों तथा पिछड़ी जातियों तथा विकास में पीछे रह गए समूहों के उत्कर्ष यानी उनके उत्थान, उनके विकास के लिए तथा उन्हें सामान्य प्रवाह में जुड़ने के लिए सक्षम यानी उन्हें योग्य बनाने हेतु संविधान में विशेष व्यवस्थाएं
की गई हैं। विधानसभाओं, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के निर्वाचन में इन्हें पर्याप्त राजकीय प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इसलिए कुछ सीटें बैठकें इनके लिए आरक्षित यानी सुरक्षित रखी जाती हैं। इन वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए निर्धारित सीटों का कुछ भाग इनके लिए आरक्षित यानी सुरक्षित रखा जाता है। पिछड़े वर्ग के बालकों के शैक्षणिक विकास के लिए इन्हें छात्रवृत्ति, शुल्क मुक्ति का भी लाभ तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। इनके लिए संविधान में सकारात्मक भेदभाव अथवा रक्षणात्मक भेदभाव की नीति की विशेष व्यवस्था की गई है। इसमें कह रहे हैं कि समाज में पिछड़े वर्ग जो पीछे रह गए हैं, ऐसे वर्गों तथा पिछड़ी जाति तथा उनके विकास में पीछे रह गए समूहों के विकास के लिए उन्हें सामान्य लोगों के साथ जुड़ने के लिए उन्हें योग्य बनाने के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। विधानसभाओं, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं के निर्वाचन में इन्हें पर्याप्त राजकीय प्रतिनिधि प्राप्त हो, इसलिए उन्हें कुछ सीटें यानी बैठकें इनके लिए सुरक्षित रखी जाती हैं। इन वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समान मौके दिए जाते हैं। इनके लिए कुछ सीटें सुरक्षित रखे जाते हैं। पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए शैक्षणिक विकास के लिए उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में धनराशि और इनको शुल्क मुक्ति यानी जिस पर कोई धनराशि न देना पड़े, ऐसे चीज़ों का इन्हें लाभ तथा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। इनके लिए संविधान में सकारात्मक भेदभाव तथा रक्षणात्मक भेदभाव की नीति की विशेष व्यवस्था की जाती है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है और इसको आप लोग अच्छे से 1 से 2 बार सुनिएगा और इसका प्रश्न उत्तर मैं आपको बाद में दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।